आर्टिकल 370 शुरू से ही काफी कंट्रोवर्सी में रहा है, उसके ओरिजिन से लेकर उसके 2019 में रिमूवल तक। यहाँ तक इस मामले की हियरिंग ने भी लोगों का ध्यान सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच की ओर काफी आकर्षित किया था। तो बहुत ही जायज सी बात है कि इसलिए ही इस केस की जजमेंट अभी तक इतनी हाईलाइटेड चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच, जिसमें CJI चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस BR गवई, सूर्यकांत, संजीव खन्ना और SK कौल मौजूद थे, ने मेजरली 3 ओपिनियंस दिए, पर सब ने यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि यूनियन द्वारा आर्टिकल 370 को रिमूव करना सही था। कई लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया है, जिसमें लीगल फील्ड के कई एमिनेंट पर्सनालिटी मौजूद है। अब क्योंकि इतने एक्सपर्ट्स कोई बात बोलते हैं, तो हम भी उनके ओपिनियन सुनने को मजबूर हो जाते हैं। और ऐसे ही फ्राइडे के एक इवेंट में इंडियन जूरिस्ट फली एस नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर फिर से निशाना साधा है। जी हाँ, आपने सही सुना। 11 दिसंबर को इस जजमेंट के आते ही फली एस नरीमन ने इसे टारगेट किया था, और वहीं अभी हाल में उन्होंने इससे जुड़े एक और पॉइंट उठाया है, जो है डिसेंटिंग जजमेंट का। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस पॉइंट से CJI चंद्रचूड़ भी अग्री करते हैं। इस पॉइंट से फेमस इंडियन जूरिस्ट किस बात पर जोर देना चाह रहे थे और क्या है ये पूरा मुद्दा, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ मुद्दा फली एस नरीमन ने उठाया है डिसेंटिंग ओपिनियन का। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि डिसेंटिंग ओपिनियन वो ओपिनियन है जो मेजॉरिटी से डिसएग्री करता है। अब जैसे कि सेम सेक्स मैरिज के जजमेंट में हमने पिछले साल देखा था, CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस SK कौल इस फैसले में डिसेंटिंग ओपिनियन रहे थे, यानी कि वे मेजॉरिटी, जिसमें जस्टिस रविंद्र भट्ट, PS नरसिम्हा और हेमा कोहली शामिल थे, के फैसले से डिसएग्री करते थे, जिससे उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगल वैलिडिटी देने से साफ इनकार कर दिया था। फली एस नरीमन, जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर थे 28 जस्टिस सुनंदा भंडारे मेमोरियल लेक्चर ऑन रोल ऑफ द जुडिशरी इन एम्पावरमेंट ऑफ इंडियन वुमेन के, ने बहुत निराश होकर कहा, ऑन रीडिंग द एग्जॉस्टिव जजमेंट बाय द 5 जजेस बेंच, माय रिग्रेट हैज बीन दैट देयर वाज नो डिसेंट। पर इसके बावजूद आपके मन में ये सवाल तो पैदा हो रहा होगा कि एक डिसेंटिंग ओपिनियन होने के बावजूद मेजॉरिटी ओपिनियन तो यही रहता कि सेंटर द्वारा आर्टिकल 370 को सही प्रोसेस से रिमूव किया गया है, तो फिर क्या मतलब डिसेंटिंग ओपिनियन का। तो आपको बता दे कि फली एस नरीमन ने आगे ये कहा है कि उन्हें भी पता है कि डिसेंटिंग ओपिनियन से ये फैसला नहीं बदलता। तो फिर उन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन की बात क्यों उठाई है, आगे देखते हैं। फली एस नरीमन ने कहा कि भले अगर डिसेंट होने के बावजूद आर्टिकल 370 जजमेंट में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन ये मौजूद होना चाहिए था, इसलिए क्योंकि ये उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देने में मदद करती है जो कि उतने पढ़े लिखे या जानकारी नहीं रख रहे कि आखिर जम्मू और कश्मीर का ऐसा क्या मुद्दा है जिसने इंडिया में इतना तहलका मचा रखा था। He stated, "A dissent would not have any difference to the outcome, but better still, it would have helped the not so well-informed public to better understand the contours of a very long and complicated case of India's most northernmost state." उन्होंने जुडिशियल व्यू पॉइंट में एक डिसेंटिंग ओपिनियन को बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है और कहा है कि लोगों को इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही एक्टिव पोजीशन में है। He stated, "Yes, I do believe it is needed because often a dissent in a bench of judges, whether of 3, 5, 7 or 9, is not just a safety valve. It also sends a message of assurance to the ever curious and ever anxious general public that the highest court is in robust health and doing its allotted task well." आपको बता दें कि CJI DY चंद्रचूड़ खुद इस पॉइंट से अग्री करते हैं कि सोसाइटी या जुडिशरी में एक डिसेंटिंग ओपिनियन होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वो एक सोसाइटी के ओपननेस को दिखाता है और ये दर्शाता है कि लोग यहाँ खुल के अपने व्यूज प्रेजेंट कर सकते हैं। CJI stated, "Dissents emerged not from thin air but from a democratic culture of fierce debates. Abolition of slavery, annihilation of caste, emancipation of gender minorities and religious harmony were all once dissenting opinions." उन्होंने आगे ये भी ऐड करते हुए एक इवेंट में कहा था कि a society is often known by its great dissenters because dissenters inform us of the location and direction of a democracy. ये तो बात हो गई फली एस नरीमन द्वारा डिसेंटिंग ओपिनियन की, और जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, उन्होंने आर्टिकल 370 जजमेंट को पहले ही क्रिटिसाइज किया हुआ है। तो बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच के सामने सवाल ये नहीं था कि उन्हें डिसाइड करना है कि सेंटर द्वारा आर्टिकल 370 को रिमूव करना सही था या नहीं, पर ये था कि सेंटर ने जिस तरीके से इस आर्टिकल को रिमूव किया है वो प्रोसेस सही है या नहीं। और इसी पॉइंट पर जोर देते हुए नरीमन ने कहा कि उन्हें लगा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट पेटिशनर्स और यूनियन को समझाएंगे कि आर्टिकल 370 को रिमूव करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, और ये बात दूर की है कि आर्टिकल 370 को हटाना चाहिए था या नहीं, पर उसे एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके रिमूव करना चाहिए था। He stated, "The Supreme Court could have said it's impossible to do it for X, Y and Z reasons, after which they could have perhaps taken another step, but they didn't do that." कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ निशाना साधा है, जिसमें एक एडवोकेट मोहम्मद वसीम भी शामिल है, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करके फैसला सुनाया है, साफ गलत है।
और अपने एलिगेशंस के फेवर में सपोर्ट भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है, When the Constituent Assembly was dissolved, only the transitional power recognized in the proviso to Article 370 subsection 3, which empowered the Constituent Assembly to make its recommendations, ceased to exist. It did not affect the power held by the President under Article 370 subsection 3. तो मतलब कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 370 सबसेक्शन 3 को आराम से यूज कर सकता था, हालांकि ये क्लॉज की लिटरल रीडिंग से कई दूर है। वसीम ने इस बात पर जोर दिया कि एक प्लेन रीडिंग ऑफ द आर्टिकल यही शो करता है कि यूनियन और जम्मू और कश्मीर के बीच का रिश्ता स्टेट की कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर ही था। He said, therefore, to conclude that the President can unilaterally exercise power under Article 370 subsection 3 and dissolve Article 370 could not be any further from the plain reading of the text of 370 subsection 3. उन्होंने बताया कि इस इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में एन गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा मिलता है, who was an Indian civil servant and statesman who worked as the Prime Minister of the princely state of Jammu and Kashmir and thereafter as a minister in the very first cabinet of independent India and served on the Indian Constitution's drafting committee. अयंगार का कहना था, the President may on the recommendation of that Constituent Assembly issue an order that this Article 306A shall either cease to be operative or shall be operative only subject to such exemptions and modifications as may be specified by him, but before he issues any order of that kind, recommendation of the Constituent Assembly will be a condition precedent. एडवोकेट वसीम को सुप्रीम कोर्ट का ये लाइन ऑफ रीजनिंग भी नहीं पसंद आया कि क्योंकि आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्पररी प्रोविजंस में प्लेस थी, इसलिए टेम्पररी है, और वही उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सारे डिबेट्स को इग्नोर कर दिया। अगला जो पॉइंट एडवोकेट वसीम ने उठाया वो था प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन से जुड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था, द डिक्लेरेशन इशूड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 370 subsection 3 is a culmination of the process of integration and as such is a valid exercise of power. Thus, CO 273 is valid. हालांकि वसीम का मेन पॉइंट यहाँ ये था कि इंटीग्रेशन शब्द का इस्तेमाल यहाँ गलत तरीके से हुआ है, जो जजमेंट के ही दूसरे पॉइंट से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जम्मू और कश्मीर हमेशा से इंडिया के पार्ट रहे हैं, और ये कहना कि इंटीग्रेशन तभी हुआ है जब आर्टिकल 370 रिमूव किया गया है, बेहद गलत है। वसीम की माने तो आर्टिकल 370 चाहे तो वापस से लाया जा सकता है, क्योंकि इसको रिमूव एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया गया है और न कि आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंडमेंट से। पर शायद ही कोई सरकार इसे वापस से लाएगी, क्योंकि ये काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। आए दिन कोई ना कोई इस जजमेंट को क्रिटिसाइज करेगा, पर बात ऐसी है कि अब लोग इस आर्टिकल 370 को भूलना चाहते हैं और थोड़ी शांति की उम्मीद करते हैं। कई पिटिशनर्स ने ये दावा तो किया था कि वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद लॉ चक्रा।